राम ने तो अपना खेल शुरू कर दिया था। उसने अक्षत को धमकी दी थी कि आज तक जो भी सबका इलाज करते आता है, आज उसको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अक्षत ने सबके बारे में चेक किया तो सब अपनी अपनी जगह पे सेफ थी और ना ही अकेले थे, सबके साथ बॉडीगार्ड थे। अक्षत ने तीनों लड़कों को भी इन्फॉर्म कर दिया था और रॉकी को और भी फोर्स को बुलाने को बोल दिया था। वो सब चेक करने के बाद अपनी आंखें बंद करके अपनी चेयर पर बैठ के राम की पहेली के बारे में सोचने लगता कि अचानक उसके दिमाग की हेडलाइट जलती है और फिर वह बाहर की ओर भागता है। उसे सामने से ही जियान उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे से परेशानी साफ साफ तौर से झलक रही थी। जियान अक्षत के पास आता है और फिर अपना सर झुका लेता है। अक्षत उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। अक्षत अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? कुछ बोलोगे या नहीं? जियान थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, सर, कबीर सर का एक्सीडेंट हो गया है। एक कार ने उनको टक्कर मार दी है। छाया मैडम और मिहिर सर ने उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। जियान इतना बोल के चुप हो जाता है और अक्षत को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी जब उसकी कबीर से बात हुई थी तो वो अपने ऑफिस में था, फिर उसका एक्सीडेंट कैसे ही हो सकता है। जियान की ये बात कुमकुम ने भी सुन ली थी। वो भी अक्षत से हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है और तीनों जल्दी से ही पार्किंग की ओर आ जाते हैं। जियान जल्दी से कार को स्टार्ट करता है। अक्षत कार में बैठने ही वाला होता है कि उसका फ़ोन रिंग करता है। वो गुस्से से कॉल अटेंड करता है। सामने से राम की हंसती हुई आवाज़ सुनाई देती है, जो बोल रहा था, कैसा लगा सरप्राइज? अभी तो सिर्फ छोटे छोटे 2-4 ट्रायल आएंगे, असली मूवी तो उसके बाद आएगी। अगर अपने परिवार को सलामती चाहता है तो कुमकुम को मुझे दे दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। अक्षत गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, मैं तो अपने परिवार को बचा लूँगा, तो सिर्फ अपनी फिक्र करो। बहुत शौक है ना धमाके करने का? अब एक तोहफा मैं तेरे लिए भेज रहा हूँ, जो तू कभी नहीं भूल पाएगा। और रही बात कुमकुम की, तो वो मेरी जान है। कुमकुम को बचाने के लिए ये अक्षत हर हद पार कर जाएगा, पर मुझे उसकी परछाई को भी नहीं छूने देगा। अक्षत फ़ोन कट कर देता है और तीनों हॉस्पिटल के लिए ही निकल जाते हैं। कुछ ही देर में तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अक्षत ने राज को भी बता दिया था और वो भी जिया हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। कबीर का अंदर ऑपरेशन चल रहा था। छाया का तो रो रो के एकदम बुरा हाल हो चुका था। कुमकुम को देखते ही छाया उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके और मिहिर के सारे कपड़े में खून लगा हुआ था। अक्षत मिहिर के पास जाता है और बोलता है, ये सब कैसे हुआ? मिहिर उसको देख के बोलना शुरू कर देता है, तेरे इन्फॉर्म करने के बाद मैंने सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर दिया था। हम सब अपना काम कर ही रहे थे कि कबीर के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। सामने वाले ने बोला कि एक इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल आना होगा। मैंने कबीर को रोका भी था, लेकिन उसने कहा, भाई आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा
और बॉडीगार्ड्स को भी साथ लेकर जाऊंगा। उसके मनाने पे मैं भी मान गया और उसको जाने दिया। उसके पार्किंग में पहुंचते ही एक कार जिसमें पहले ही कोई उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, उसको हिट कर दिया। गार्ड जो उसके पीछे थे, उन्होंने उस आदमी को पकड़ भी लिया है और वह भी हमारे बेसमेंट में है। इसके बाद हमें पता चला और हम फिर उसे हॉस्पिटल लेके आए। मी जो इतनी देर से खुद को संभाले हुए था, वो अक्षत के गले लगकर रोने लगता है और बोलता है, देखना वो कमीना कितना परेशान करने लगा है मुझे। पहले तो छोटी शरारत करता था और आज तो उसने मेरी जान ही निकाल ली है। तो उसको बोलना जल्दी से उठ के लड़े मुझसे। और ये छाया भी कितनी रो रही है उसके लिए, उठ जाए। तुझे पता है ना, उसको बहुत चोट लगी है। उसके सिर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। वो मुझसे बातें भी नहीं कर रहा था। तेरी तो वो हर बात मानता है ना, उसको बोलना। अच्छा, तो उसे शांत करवाते हुए बोलता है, ये रोने का नहीं रुलाने का वक्त है। कबीर को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने ये किया है ना, हम उसकी ऐसी हालत करेंगे कि वो 100 बार हमारी तरफ पलट के आने से पहले सोचेगा। अक्षत की बात सुन के मिहिर शांत हो जाता है। राज और जिया भी आ चुके थे और मानवी को भी मिहिर ने बता दिया था, तो वह भी आ चुकी थी। सब लोग बस ऑपरेशन कंप्लीट होने का ही वेट कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ होती है और डॉक्टर अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क निकालते हुए बाहर की ओर आते हैं। उनके आते ही सब लोग उन पे सवालों की फुलझड़ी जला देते हैं। डॉक्टर सबको देखते हुए बोलती हैं, देखिए आप साहब फिक्र मत कीजिए, मिस्टर मल्होत्रा आप खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके सिर पे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लगी है और उनके एक पैर में भी फ्रैक्चर है। आप लोग उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो कुछ देर और होने पर उनकी तो जान भी जा सकती थी। उनको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा और 1 महीने में उनका पैर ठीक हो जाएगा और कल सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन के मिहिर उन्हें धन्यवाद बोलता है कि डॉक्टर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, मिस्टर मल्होत्रा, आपके छोटे भाई ने इतने लोगों को ज़िंदगी दी है। आज तक उनके हार्ट का ऑपरेशन करके वो भी फ्री। ये उनकी दुआएं तो काम आनी ही थी। हमने कुछ नहीं किया, बस सबकी दुआओं की ये रंगत बिखरी है। आज उनकी रूह पे। डॉक्टर की बात सुन के सबके चेहरे खिल जाते हैं। रात को चारों लड़कियों को सिंघानिया पैलेस भेज दिया जाता है और तीनों लड़के वहीं पर रुक जाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा को अभी कबीर की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो तो आउट ऑफ कंट्री थे और किसी ने उन्हें बताया भी नहीं, क्योंकि वो परेशान हो जाते। सबके घर जाने के बाद अक्षत, मिहिर और राज अपने डार्क ऑर्डर लिए हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तीनों के चेहरे काले पड़े हुए थे। तीनों अपनी अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर में वो एक मैदान में थे। वहाँ पहले से ही चॉपर के साथ रॉकी और कुछ गार्ड्स खड़े थे। तीनों चॉपर पे सवार होते हैं और बाकी गार्ड्स के साथ रॉकी दूसरे चॉपर में, और सब लोग अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसका चॉपर राजस्थान में लैंड करता है। सब लोग बाहर आते हैं और अपनी अपनी कार लेके
मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर में सब लोग अलग अलग लोकेशन पे थे। सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। कुछ देर में वो सब अपना काम निपटा कर दिल्ली वापस निकल जाते हैं। राम, जो कि अपने कमरे में आराम से निकिता के ऊपर लेट कर सोया हुआ था, कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो गुस्से से कॉल को अटेंड करता है, क्योंकि कल उसे लगा था कि कबीर अब जिंदा ही नहीं होगा। इसलिए उसने जश्न मनाया था और उसके बाद नशे की हालत में निकिता को उसकी हालत मरने जैसी कर दी थी राम ने, क्योंकि नशे में आदमी की ताकत भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। राम की कॉल अटेंड करते ही सामने वाला थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, हुकुम सा सब बर्बाद हो गया। आपका ऑफिस, हमारे जितने भी इनलीगल धंधे थे वो पुलिस को पता चल गए हैं। पुलिस आपको पकड़ने के लिए कभी भी हवेली पर पहुंच जाएगी। हमने जितने भी लड़कियों की थी वो सब की खबर पुलिस के पास है। हमारे सारे के सारे अड्डे ब्लास्ट हो चुके हैं। सब बस वो हवेली बची है जो ना जाने कब राख हो जाए। अपने आदमियों की बात सुन के राम की रात की चढ़ी हुई सारी उतर जाती है और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर हवेली से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही पुलिस हवेली आती है और राम के बारे में चेक करने लगती है, लेकिन वो तो भाग चुका था। रोनी, निकिता और आहाना तीनों को राम की करतूतों को पता चल चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया था। राम हवेली से निकलकर अपने आदमियों के साथ राजस्थान से निकलने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी से वो बाहर नहीं निकल पाता। उसके आदमी उसे लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि राम के बारे में सारी न्यूज़ पब्लिश कर दी गई थी। जब राजस्थान की जनता को ये पता चला कि उनका हुकुम शाह ठरकी आदमी इतना कमीना था, उनकी ही बहन माँ बेटियों को बेचता था, तो पूरा राजस्थान उसके खून का प्यासा हो गया था। राम गुस्से से एकदम पागल हो रहा था, क्योंकि उसने सच में ही अक्षत को कम ही समझा था। उसे तो लगा था कि अक्षत अपने प्यारे यार की मौत का मातम मना रहा होगा, लेकिन शायद ये कहावत वो भूल गया था कि जिसकी रक्षा खुद खुदा करते हैं उसको कोई छू भी नहीं सकता। फिलहाल तो उसकी जान के लाड़े पड़े हुए थे। वो तो जंगल में किसी कुत्ते की भांति भौंक रहा था। अच्छा था उसकी फौज रात को ही राम का पूरा सिस्टम बिगाड़ के दिल्ली वापस आ गई थी। उन्होंने राम का बुरा हाल कर दिया था, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। पूरा राजस्थान जो उनकी जय जयकार करता था, उसका सच जान के उसकी जान के पीछे पड़ गया था। राम को छुपने के लिए जंगल में जगह ढूंढनी पड़ रही थी। वहाँ भी पुलिस उसको पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। वहाँ भी राम का सब कुछ खत्म हो चुका था। उसको सारे अड्डे राख हो चुके थे और उसके सारे लीगल कामों के बारे में पुलिस को पता भी चल गया था। अब इंडिया का किंग पुलिस को खुद से कुछ इन्फॉर्मेशन दे और पुलिस वाले एक्शन ना लें, ऐसा थोड़ा ना हो सकता था। पुलिस वालों ने रात में ही पूरा राजस्थान छान मारा था। राम की हालत गली के कुत्ते सी हो गई थी, कहीं न कहीं उससे भी बदतर। रात गुजर जाती है और अगले दिन का सूरज एक नई उम्मीद के साथ सबकी ज़िंदगी में
एक नई रोशनी भरने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ चुके थे। सबको कबीर के होश में आने का इंतज़ार था। सबसे ज़्यादा तो छाया को। पूरी रात उसने बिस्तर पर करवट बदल के रात गुजार दी थी। सब लोग वार्ड के डोर पे लगे गिलास से ही कबीर को देखे जा रहे थे। सब बेचैनी से इधर से उधर हो रहे थे कि एक नर्स वार्ड के बाहर से आती है और बोलती है, पेशेंट को होश आ गया है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। नर्स की बात सुन के सबकी आंखों में एकदम चमक सी आ जाती है। छाया की आंखों से तो आंसू ही बह जाते हैं। उसकी आंखें तो कल से ही बरस रही थीं। बस फर्क इतना था कि कल दर्द के आंसू थे और आज उस दर्द पे मलहम के आंसू थे। कुमकुम उसे शांत करवाने लगती है। साथ ही जिया और मानवी भी। दादी और अक्षत के मॉम डैड और बाकी तीनों दोस्त भी कबीर के पास चले जाते हैं। कबीर अपनी आंखें खोल के सबको देखता है। सबका चेहरा एकदम से लटका हुआ था। दादी की भी आंखें नम थीं अपने बच्चे को इस हाल में देख के। दादी को ऐसे देख के कबीर को भी बुरा लगता है। दादी प्यार से उसके सर को हाथ फिराने लगती हैं और उससे पूछती हैं, कैसा है मेरा बच्चा? कबीर की आंखों के सामने कल का मंजर घूम जाता है। कल एक पल के लिए तो उसे भी लगा कि वो किसी से भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसे भगवान ने एक नई जिंदगी दे दी। वो दादी का मूड ठीक करने के लिए बोलता है, ओहो गर्लफ्रेंड, मुझे थोड़ी सी चोट क्या लगी? आप सबने तो दिल्ली को ही गंगा में विसर्जित कर दिया, पर आप एक बात भूल गई शायद, इतनी जल्दी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी तो मेरी क्रिकेट टीम के लिए गर्लफ्रेंड भी तो ढूंढनी है हमें। कबीर की बात सुन के दादी हंसने लगती हैं, फिर प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोलती हैं, टूटा फूटा हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, लेकिन हरकतें वही मवालियों वाली हैं। खुद की हालत उठने की नहीं है और अपने बच्चों की गर्लफ्रेंड लेके आएगा। जब वो सारी आ जाएंगी ना, तब तेरी इन बची हुई हड्डियों को भी तोड़ देंगी। दादी की बातों को सुन के कबीर चेप जाता है। वहीं बाकी सब हंसने लगते हैं। दादी और अक्षत के मॉम डैड कबीर से मिलकर बाहर की ओर चले जाते हैं। अब चारों दोस्त ही उस वार्ड में थे। कबीर का चेहरा उनके जाते ही काला पड़ जाता है और वो अपने गुस्से से एकदम दांतों को पीसते हुए बोलता है, जिसने भी मेरी फैमिली को रुलाया है उसके क्या हाल चाल है यारो। उसकी बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखकर उसे एक डेविल स्माइल करते हैं। राज उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साइड से एक मेडिकल इक्विपमेंट उठा के बोलता है, उस इंसान का तो हम ऐसा ऑपरेशन करके आए हैं, जब तक तेरी ये टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ नहीं जाती उसको एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। दिन रात बस भगवान से एक ही दुआ करेगा, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को उठा ले। लेकिन ऊपर वाला भी बोलेगा, अरे इतनी जल्दी काय को रे, तेरे को थोड़ी दिन और मजे कर और मुझे भी करने दे। राज की एक्टिंग देखकर सबको हंसी आ जाती है। बाकी कबीर अपनी एक आईब्रो उठा के बोलता है, वैसे मैंने सुना है कि कल तुम लोग बहुत रो रहे थे मेरे लिए, ऐसा क्यों भाई? कबीर की बात सुन के अक्षत और मिहिर और उनके साथ ही राज भी उस वार्ड में रखे हुए काउच पे जाकर बैठ जाता है।
और अपना एक पैर दूसरे पैर पे रखकर उसे घूर के देखते हैं। फिर बोलना शुरू करते हैं, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम तेरे लिए गंगा को यहाँ लाएं। खुद को इतना खुश नसीब मत समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपना गटर सा मुँह बंद कर ले, कितनी स्मेल आ रही है, पता नहीं कितने दिन से नहाया ही नहीं है। उनकी बातों को सुनकर कबीर का तो मुंह ही बन जाता है। वो तीनों को घूरते हुए बोलता है, सालों कमीनों, कैसे दोस्त हो तुम मेरे। यहाँ मैं पैर तुड़वा के लंगड़ा हो गया और तुम लोगों को स्मेल की पड़ी है। मेरा सिर फोड़ दिया उन कमीनों ने और तुम यहाँ मेरा भेजा फ्राई कर रहे हो। एक बार बस मुझे ठीक होने दो, फिर तुम्हारे दिल का ऑपरेशन मैं पूरे दिल से ना करा तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। तभी कबीर की बात को बीच में काट के अच्युत बोलता है, कबीर ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, अभी तुम छाया से मिलो। वो कल से तुम्हारे लिए परेशान है, उसे संभाल लो, ज़रूरत है उसे तुम्हारी। कबीर अच्युत की बात सुन के हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। अच्युत साया को अंदर जाने को बोल देता है। दोस्तों, आज आप लोगों को यह भाग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ढेर सारा मेरे कहानी को